नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 11वां भाग। इससे पहले कि हम अपने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आप हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट से लगातार बने रह सकें और साथ ही साथ वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी हासिल करते रह सकें। यदि आप चाहें तो डायरेक्ट पीकेटी एजुकेट सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ये देखिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक को वहाँ पर सर्च करके भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और उसका पूरा लाभ लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास 20 सेकंड का वक्त होता है, और इन 20 सेकंड में आपको प्रश्न का जवाब चैट बॉक्स में देना होता है। तो आइए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, जो अभी इस समय आपके स्क्रीन पर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और परिशिष्ट थे? विकल्प ए है 321 धाराएं और 19 परिशिष्ट, बी है 444 धाराएं और 23 परिशिष्ट, सी है 223 धाराएं और 27 परिशिष्ट, और डी है 392 धाराएं और 21 परिशिष्ट। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिए। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए। 1935 का अधिनियम कई मामलों में अनोखा था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियमों में सबसे बड़ा था। इसमें 321 धाराएं और 19 परिशिष्ट थे। तो 1935 का अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था, जो सबसे अधिक समय तक कार्यरत रहा। 1935 के अधिनियम की व्यवस्था के आधार पर भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? विकल्प ए है महात्मा गांधी ने, बी है श्री राजगोपालाचारी ने, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और डी है मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा था। उन्होंने इस अधिनियम को एक ऐसी मशीन बताया जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं, लेकिन इंजन कोई नहीं। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, 1935 का यह अधिनियम पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है, यह कथन किसका है? विकल्प ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, बी है मोहम्मद अली जिन्ना का, सी है महात्मा गांधी का, और डी है सी राजगोपालाचारी का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम के बारे में कहा था कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, 1935 के अधिनियम को किसने
द्वैध शासन से भी बुरा कहा? विकल्प ए है सुभाष चंद्र बोस ने, बी है घनश्याम दास बिड़ला ने, सी है सी राजगोपालाचारी ने, और डी है मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी राजगोपालाचारी ने इसे द्वैत शासन से भी बुरा कहा था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? विकल्प ए है 7, बी है 6, सी है 5 और डी है 9। आप जानते हैं 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के सभी गुट चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए थे। चुनाव में हिस्सेदारी की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हुए नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा की मांग के साथ साथ कांग्रेस की राजनीतिक नीतियों तथा आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में जनता को शिक्षित करने का यह उपयुक्त अवसर है। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो कांग्रेस बंबई, असम तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई थी। तो विकल्प यहां पर आपका सही क्या होगा? सी होगा सही, 5। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, जुलाई 1937 में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में अपनी सरकारें गठित की? विकल्प ए है 10, बी है 9, सी है 5 और डी है 6। इसका सही जवाब है विकल्प डी। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा कुल 6 प्रांतों में अपनी सरकारें गठित की थी। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया था। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया था। तो 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें गठित की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? विकल्प ए है 1942 ईस्वी, बी है 1944 ईस्वी, सी है 1939 ईस्वी और डी है 1937 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1939 ईस्वी। संयुक्त प्रांत की सरकार और बिहार में 1939 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा आगरा और अवध के किसानों को जोत का पुश्तैनी अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1939 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विकल्प ए है बिहार सरकार, बी है बंगाल सरकार, सी है बंबई सरकार और डी है उड़ीसा सरकार। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, बंबई सरकार। बंबई सरकार ने हड़ताल और तालाबंदियों को रोकने के लिए
मध्यस्थता के सिद्धांत पर आधारित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1939 पेश किया था। इस अधिनियम का मूलभूत स्वरूप यही था कि इसके माध्यम से जितने भी कर्मी हैं वो हड़ताल समाप्त करके एक बार फिर से कारखानों में काम पर लग जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, नहरी पानी टैक्स में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कहां चलाया गया? विकल्प ए है बंगाल, बी है उड़ीसा, सी है मध्य प्रदेश और डी है बंबई। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए बंगाल। बंगाल के वर्धमान जिले में नहरी पानी टैक्स में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन 1937 ईस्वी में चलाया गया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा ने लाल झंडे को अपने ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया? विकल्प ए है नवंबर 1938 ईस्वी, बी है अक्टूबर 1937 ईस्वी, सी है सितंबर 1939 ईस्वी और डी है दिसंबर 1940 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय किसान सभा ने लाल झंडे को अपने ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? विकल्प ए है 3 सितंबर 1939 ईस्वी, बी है 5 नवंबर 1940 ईस्वी, सी है 12 दिसंबर 1942 ईस्वी, डी है 9 नवंबर 1942 ईस्वी। मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों में बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि इतिहास में डेट का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। वास्तव में यह सही बात है। इतिहास की आधे से ज़्यादा घटनाएं ऐसी हुई हैं जो डेट के लिहाज से विवादास्पद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप कहीं कहीं किताबों में पाएंगे 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ, कहीं कहीं पाएंगे 2 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, कहीं कहीं पाएंगे 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको सबसे नजदीक का डेट जो है चुनना होता है। तो सितंबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, ये 4 डेट दिए गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है 1 सितंबर को चाहे शुरू हुआ हो, चाहे 2 को हुआ हो, चाहे 3 को हुआ हो। तो 1 और 2 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए सीधी सी बात है 3 सितंबर 1939 आपका यहां पर माना जाएगा। क्योंकि जब प्रश्न किया जाता है तो उसमें यह पूछा जाता है कि 4 विकल्पों में सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है। तो उन 4 में जो तथ्यपरक चीजें हैं वो आपको रखनी होती हैं। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो डेट संबंधी विवाद हैं उनको रहने दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि परीक्षा हाल में जब आप बैठते हैं तो सबसे नजदीकी डेट कौन सा है, अगर वो डेट है वहां पर तो वही सही माना जाएगा। तो फिलहाल द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन है विकल्प ए 3 सितंबर 1939 ईस्वी। तो 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध फूट पड़ा। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। उस समय जर्मनी का नेतृत्व कर रहा था हिटलर। तो तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों की बिना अनुमति के यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है। तो कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट करने की मांग की, परंतु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वायसराय ने भारतीयों के सामने युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज का पुराना वायदा दोहराया।
तो बाद में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कांग्रेस कार्य समिति ने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। तो फिलहाल विकल्प ए आपका यहां पर सही है, 3 सितंबर 1939 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद कब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया? विकल्प ए है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी, बी है 15 नवंबर 1939 ईस्वी, सी है 7 दिसंबर 1939 ईस्वी और डी है 12 जनवरी 1940 ईस्वी। अभी ऊपर के प्रश्न पर मैंने चर्चा किया था, तो मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों की बिना अनुमति के घोषणा कर दी थी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है। कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट करने की मांग की थी, परंतु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। वायसराय ने भारतीयों के सामने युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज का पुराना वायदा बार बार दोहराया। तो कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद 15 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। कब दे दिया? 15 नवंबर 1939 को। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प बी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने दलित नेता भीमराव अंबेडकर के साथ मुक्ति दिवस कब मनाया? विकल्प ए है 18 अक्टूबर 1939 ईस्वी, बी है 27 नवंबर 1939 ईस्वी, सी है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी और डी है 9 जनवरी 1940 ईस्वी। तो कांग्रेसी मंत्रियों के त्याग पत्र के बाद मुस्लिम लीग ने दलित नेता भीमराव अंबेडकर के साथ 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। तो यहां पर सही विकल्प आपका क्या होगा? सी होगा। तो मुस्लिम लीग ने दलित नेता भीमराव अंबेडकर के साथ मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए किसे कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? विकल्प ए है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, बी है घनश्याम दास बिड़ला को, सी है लाला श्री राम को और डी है सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। आप जानते हैं 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी की थी। तो इसलिए यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया? विकल्प ए है अप्रैल 1939 ईस्वी, बी है मई 1939 ईस्वी, सी है जून 1939 ईस्वी और डी है जुलाई 1939 ईस्वी। तो इसका आपका सही जवाब है विकल्प ए, अप्रैल 1939 ईस्वी। आप जानते हैं 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने।
और उन्होंने गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष पद ग्रहण किया। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताया और चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छानुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। तो फिलहाल विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? विकल्प ए है इंदिरा गांधी, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? जवाब आपको पहले से ही पता है। विकल्प ए है 3 मई 1939 ईस्वी, बी है 7 जून 1940 ईस्वी, सी है 12 जुलाई 1939 ईस्वी और डी है 9 अगस्त 1940 ईस्वी। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? 3 मई 1939 ईस्वी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से कब हटाया गया? विकल्प है सितंबर 1939 ईस्वी, बी है अगस्त 1939 ईस्वी, सी है नवंबर 1939 ईस्वी और डी है दिसंबर 1939 ईस्वी। तो अगस्त 1939 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया। साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के सभी पदों के लिए कितने वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया गया? विकल्प है 5 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 1 वर्ष और डी है 6 माह। तो इसका जवाब भी आपको पहले ही मिल चुका है। इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी 3 वर्ष। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1934 ईस्वी, बी है 1938 ईस्वी, सी है 1940 ईस्वी और डी है 1942 ईस्वी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। वास्तव में 1934 में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ आज हमारे इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत बेहतर किया है, लेकिन अगर नहीं भी कर पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार लगे रहिए, जुड़े रहिए, आगे बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं।
यदि आप इस प्रश्न पत्र को PDF प्रारूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहां से अब तक करवाए हुए सभी प्रश्न पत्रों को आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। आप उसको फोटो स्टेट करवा के अपने पास रख लीजिए, वो हमेशा आपके काम आएगा। और प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर प्रश्न सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा वीडियो भी देखते रहिए। जिन जिन प्रैक्टिस सेट के बारे में हमने बात किया है और जो जो वीडियो मैंने बनाया है वो सारे वीडियोज आप वॉच करते जाइए। यकीन मानिए आपका कोई भी प्रश्न इधर से उधर नहीं होगा किसी भी परीक्षा में। आगे चल करके मैं पूरे इतिहास से आपका टेस्ट करवाऊंगा। अभी तो मान लीजिए ये आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में मैं समग्र टेस्ट करवाऊंगा और उसमें आप और बेहतर कर पाएंगे। तो तैयारियां अपनी मुकम्मल रखिए, सारी चीज़ें बेहतर करके रखिए। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लूँगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।